हेलो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कंजम्पशन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेविंग। इसकी आगे की वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके इसके आगे की वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सेविंग क्या होता है, उसमें पढ़ा था हमने कंजम्पशन क्या हुआ था खर्च। अब सेविंग, आमदन, जो हमारी आमदन होती है, आमदन किसके बराबर, अपनी आमदन, वाई मतलब इनकम को या हम कंजम्पशन कर देते हैं यानी कि खर्च कर देते हैं या फिर सेविंग कर लेते हैं। तो जो हम खर्च नहीं करते बचा लेते हैं उसको हम सेविंग कहते हैं। ठीक है, सेविंग। जिस तरह कंजम्पशन जो है डिपेंड करता था इनकम पर कि इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार जो मतलब हमारा सेविंग है वो भी डिपेंड करता है इनकम पर। ठीक है, अगर इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ेगा और इनकम घटेगी तो सेविंग भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, और जो अपनी सेविंग है इसकी प्रवृत्ति जो है डिपेंड करती है कि आप किस अपनी आमदन में से कितना हिस्सा बचा रहे हैं। ठीक है, और जो बचत है वो दो चीज़ों पे दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि औसत बचत प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। ठीक है, और सेकंड की थी प्रवृत्ति बचत की, वो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग। ठीक है, इस एवरेज में क्या होता है, इसमें हम अपनी जो बचत होती है, बचत को हम आमदन और बचत के अनुपात को हम क्या कहते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग। ठीक है, यानी कि जो अपनी सेविंग है, मान लो कि आपकी आमदन 100 रुपये है। ठीक है, इसमें से आप कितने रुपए बचा लेते हो, 40 रुपये बचा लेते हो, सेविंग कर लेते हो। ठीक है, तो इसको पता करने के अगर हमने इसका वो निकालना है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग, तो क्या करेंगे हम, 40 जो सेविंग किया हुआ है और बटे इनकम कितनी थी आपकी 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0.4 आ गया। अब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट को हटाने के लिए 10 लगा देंगे और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100 से, तो ये क्या हो जाएगा 40। यानी आपकी बचत करने की प्रवृत्ति कितनी है, 40% है। ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग यानी कि औसत बचत प्रवृत्ति। ठीक है जी। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग क्या होता है, इसमें जितनी भी बचत पहले की जाती है, बचत में जो परिवर्तन होता है और आमदन में जो परिवर्तन होता है उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। जैसे कि मान लीजिए पहले इसमें आपका 100 आमदन थी तो आपका सेविंग कितना 40 था। अब मान लीजिए कि आपका जो इनकम है वो 150 हो जाता है। ठीक है, 150 और आपकी इनकम बचत करने की वो 50 हो जाती है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस कितना है 50 और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10। तो हम क्या करेंगे, इसका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग निकालने के लिए इसका फॉर्मूला आता है चेंज इन सेविंग, जो बचत में परिवर्तन आया है और जो आमदन में परिवर्तन आया है। ठीक है जी, MPS। ठीक है, तो अपना बचत में कितना परिवर्तन आया था 10। ठीक है, और अपना आमदन में कितना परिवर्तन आया था 50। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1/5। ठीक है, अब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 आ गया। यानी कि आपकी बचत करने की मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग कितनी है 20%। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए अब आपकी आमदन जो है बड़ी नहीं है, अब घट गई है। मान लीजिए आपकी आमदन 50 हो गई है, पहले 100 थी, अब कितनी हो गई है 50 हो गई है। ठीक है, और सेविंग भी आपकी घट जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने माना था कि जो है फंक्शन किसका है, सेविंग फंक्शन किसका है, मतलब किस पे डिपेंड करता है, वो इनकम पे डिपेंड करता है। तो 50 हो गया तो सेविंग आपकी मान लीजिए 20 होगी। ठीक है, तो पहले 100 थी अब 50 होगी इनकम अपनी। ठीक है, तो कितना डिफरेंस है इन दोनों का 50। ठीक है, तो इनकम में डिफरेंस कितना है 50।
सॉरी इनकम में डिफरेंस कितना है 50, ठीक है। और सेविंग में परिवर्तन कितना होया है, पहले 40 थी अब 20 होगी, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 20, ठीक है। तो 20 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो ये कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया 40। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना है 40%, ठीक है जी। इसी तरह हमने इस वीडियो में बचत के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो बचत आपको बिल्कुल तरह कंफर्म हो गया कि बचत क्या होता है, ठीक है जी। जो बचत की वीडियो है ना बिल्कुल कंजम्पशन की तरह ही है। अगर आप कंजम्पशन को बिल्कुल ही सही ढंग से समझ लेते हो तो आपको बचत समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, इसके डिफरेंस भी आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। जिस तरह जो बचत करने की प्रवृत्ति 2 प्रकार की है, उसी तरह कंजम्पशन भी की प्रवृत्ति जो है वो भी 2 प्रकार थी, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट आगे करते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अब हमने पहले पढ़ा था इनकम जो है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड, मतलब 2 चीज़ों में बांटा होता है, एक कंजम्पशन पर और एक सेविंग पर। तो इन्वेस्टमेंट किससे होता है? तो देखिए जो मतलब जो उद्योग लगाते हैं, जो अपनी कोई किसी चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनमें इन्वेस्टमेंट भी आ जाता है, ठीक है। तो पहले इन्वेस्टमेंट के डेफिनेशन पढ़ लेते कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है, ठीक है। पूंजी विच होने वाले वाधे नूं निवेश किया जाता है। पूंजी विच मतलब जो पूंजी 2 प्रकार की होती है, एक तो आपका पैसा हो गया, ठीक है, और पूंजी दूसरी मशीनरीज को ली जाती है, ठीक है। उसमें होने वाले वाधे मतलब जो उसमें वृद्धि होती है, जो उसमें बढ़ोतरी होती है, उसे कहा जाता है, ठीक है। एक वर्ष दौरान आमदन दा जो भाग उपभोग ते खर्च नहीं किया, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो आमदन खर्च नहीं की जाती, उपभोग मतलब कंजम्पशन नहीं की जाती, उसको बचा लिया जाता है, बचा के पूंजी निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्या होता है कि जैसे आपने कंजम्पशन थोड़ी घटा दी और उसी मतलब जो घटाई हुई है, तो आपका जो पैसा जो बचा है उसको आप क्या करते हो, बचा लेते हो, किसके लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। उसनों निवेश किया जाता है। भाव एक लेखा साल विच उत्पादन दा उपभोग नालों वधेरे होना निवेश कहलाउंदा है। इसका मतलब निवेश क्या होता है? एक लेखा साल की हुंदा एक वरे दा समा, इहदे विच उत्पादन दा उपभोग नालों वधेरे होना। उत्पादन मतलब जो प्रोडक्शन होता है उसका ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होती है किससे? उपभोग से, कंजम्पशन से, ठीक है। प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और कंजम्पशन कम होगी, तो वो क्या कहलाता है? निवेश कहलाता है, ठीक है। बस अगर जो कोई पूछ ले इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो पूंजी विच होने वाले वाधे नूं निवेश कहा जाता है, ठीक है। एक लेखा साल दे विच जिहड़ा पूंजी दे विच वाधा हुंदा है, ठीक है। उदाहरण लई जिवें कि मान लो कि अर्थशास्त्र मशीनां यंत्र कच्चा माल ये सारी की ने इन्हां विच वाधा होगा एक साल दे विच, ठीक है जी। तो इनू आपां कहांगे इन्वेस्टमेंट। मशीनां यंत्र कच्चा माल रेल सड़कां भवन कारखाने आवाजाई दे साधनां आदि निवेश दीयां उदाहरणां हन, ठीक है। इहदे विच जदों आपां निवेश करांगे ना, यानी पैसे खर्च करांगे, इन्हां नूं खरीदांगे जां इन्हां दी ओह करांगे, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਲਈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੂਸਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਾਊਗੀ? ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਹਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है, ठीक है। नहीं ये मतलब इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। निवेश का अर्थ है असल पूंजी विच होण वाला वाधा जिस नाल आमदन दी सिरजना हुंदी है। जिवें कि इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि असल विच इन्वेस्टमेंट कितनी की जाती है। जिवें कि असल मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक मशीन लगा ली, एक साल दे विच तुसीं एक मशीन 2 मशीन लगा लेंदे हो, ठीक है। 2 मशीन लगा लेने एक साल दे विच, अगले साल तुसीं फिर 3 मशीन होर खरीद लेने हो, तो पहला दा 2 मशीन और एदा 3 मशीन, तो थोड़े कोल किन्ने हो गए? 5 मशीनां हो गई, ठीक है। हुण पहला जिहड़े तुसीं आ 2 मशीन बदलदे हो, इहदी तां थोड़ी होगी रिपेयरिंग होगी, थोड़ा इहदे उत्ते भी खर्चा आया होगा, ठीक है। तो उत्ते भी थोड़े खर्चे गए होणगे। नवां मशीन दे उत्ते खर्च तो तुसीं कीता ही कीता, ते आह वाली मशीनां दे उत्ते जिहड़ा तुसीं खर्चा कीता होगा रिपेयरिंग दा, ये खर्चा जिहड़ा है इन्वेस्टमेंट नहीं मन्निया जाएगा। इन्वेस्टमेंट कला वो मन्निया जाएगा जो नवीं मशीनां तुसीं खरीददे हो। क्यों नहीं मन्निया जाऊगा? क्योंकि इहदे नाल मशीन दे संख्या दे विच वाधा तो होया नहीं, उत्पादन तो वधी नहीं, उत्पादन तो पहले ही जिन्नी हो रही है, ठीक है जी। बस तुसीं ओहदी रिपेयरिंग करती,
ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਭ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਉੱਤੇ। ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਮੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਦਮੀ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਗਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾਗਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਗਾ? ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ। ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਉਦਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਕਰੂਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਜੋ ਦੇਖੂਗਾ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10,000 ਰੁਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ 200 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਗਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, 200 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। 10,000 ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹ ਕਰ ਲਈ, ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾ ਲਈ, ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਕਹੂੰਗਾ ਯਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਕਹੂੰਗਾ ਯਾਰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਰਿਸਕ ਲਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ 200 ਰੁਪਏ ਵੱਧ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵਿੰਗ ਹੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਇੱਕ ਰੇਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੀ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ, ਲਾਭ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਲਾਭ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੈ, ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰਜਨਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ। ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੌਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਰੇਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਲਾਭ ਦੀ ਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮਾਰਜਨਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਭ ਦੀ ਦਰ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਆਈ ਸੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹੀ ਉਲਟ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਘਟਾ ਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਗਾ? ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਵਧਾ ਦੋਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਧੂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਧੂ, ਇਹ ਘਟੂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਘਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ।